हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम लोग जो यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए जो पीवाईक्यूज़ हैं, उसकी सीरीज में आज हम लोग एक नए टॉपिक को चूज़ किए हैं जिसका नाम है प्लांट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यानी बेसिकली आज हम लोग उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे ये पता चलेगा कि प्लांट हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, यानी उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। ओके, तो बेसिकली उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें ऑलमोस्ट लगभग 30+ सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसमें आ चुके हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। और आज का पहला जो सवाल है स्टूडेंट, वो सवाल ये कह रहा है कि कंचन, यानी कंचन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ, यानी जो कंचन नामक एक वैरायटी है, इन चारों ऑप्शन में वो किसकी वैरायटी है। ओके, तो पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रेप्स यानी अंगूर की बात कर रहा है। सेकंड, इंडियन गूसबेरी जिसे हम लोग आंवला भी कहते हैं। ओके, आंवला, इसे देसी भाषा में हम लोग आंवला कहते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रखा है गुआवा यानी अमरूद की बात कर रहा है। चौथा है मैंगो यानी आम की बात कर रहा है। ओके, इन चारों में कंचन जो है वो किसकी वैरायटी है, वही आपसे सवाल पूछ रहा है। ओके, तो कंचन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो आंवला जो है, आंवला या जिसे हम लोग इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, इंडियन गूसबेरी, इसी की एक वैरायटी है। ओके, यानी कंचन जो है वो आंवला की एक वैरायटी है, इंडिया में भारत में पाए जाने वाले आंवले की एक वैरायटी है। ओके, अगर इंडियन गूसबेरी की बात किया जाए यानी आंवला के बारे में हम लोग बात करें, तो आंवला जो है वो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ये काफ़ी ज़्यादा है। ओके, यानी जो आंवला होता है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी देखने को आपको मिलेगी। और इसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, विटामिन सी। ऑलमोस्ट ये विटामिन सी इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, ये 2018 के पीसीएस में ये सवाल पूछ रखा है। 2018 के यूपी पीसीएस के सवाल में एक सवाल साइंस का यही आया था कि मतलब चार ऑप्शन में वो कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ओके, तो इसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवले की और वैरायटी अगर देखा जाए स्टूडेंट, ये तो कैंचन की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। कंचन के अलावा अगर हम लोग और देखें तो एक कृष्णा करके इसकी वैरायटी है। कौन सी? कृष्णा। कृष्णा के अलावा एक आपकी बनारसी है, बनारसी। ये दो स्पीसीज आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी कई एग्जाम में आ रखा है। ओके, तो कृष्णा हो गया, बनारसी हो गया, एंड फाइनली एक तीसरा आपका हो गया कंचन। ये तीनों जो है वो आंवला की वैरायटी है यानी इंडियन गूसबेरी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, काशी लालिमा, काशी लालिमा इज द वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, यानी इन चारों में से किस क्रॉप की वैरायटी है। ओके, तो पहला है कैरेट, दूसरा है ओकरा या लेडी फिंगर जिसे हम लोग भिंडी कहते हैं, भिंडी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनियन, प्याज की बात कर रहा है। चौथा टोमेटो यानी टमाटर की बात कर रहा है। ओके, तो इन चारों में अगर काशी लालिमा की बात किया जाए स्टूडेंट, तो काशी लालिमा जो है वो आपकी ओकरा यानी भिंडी की स्पीसीज या वैरायटी है। ओके, यानी लेडी फिंगर, इसकी वैरायटी है कौन? काशी लालिमा। ओके, काशी लालिमा के अलावा इसकी इसकी डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए, जो काशी लालिमा वैरायटी है इसकी डेवलपमेंट IIVR वाराणसी में किया गया है। वाराणसी, बनारस की बात कर रहा हूँ मैं। तो बनारस में एक सेंटर है, रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है IRV यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल 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 रिसर्च, जिसे हम लोग शॉर्टकट में IIVR कहते हैं। ओके, तो ये बनारस में है और इन्हीं के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी यानी इसको डेवलप किया था। ओके, अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो साधारण नॉर्मल भिंडी आती है जो मार्केट में, आ, उसके कंपेयर में इसकी जो हेल्थ न्यूट्रिशियस और हेल्दी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।
और इसका जो कलर है वो लाल कलर होता है बेसिकली। ये लाल कलर में पाया जाता है, लाल रंग। यही कारण है इसे काशी लालिमा कहते हैं। लालिमा मतलब होता है लाल। काशी, काशी की बात करें तो ये सेंटर की वजह से, आई थिंक इस सेंटर का जो प्रेजेंस है वाराणसी में, उसकी वजह से इसका नाम काशी रख दिया गया है। और ये लाल कलर की होती है, इस वजह से इसका नाम लालिमा रख दिया है। तो काशी लालिमा जो है भिंडी की वैरायटी है, ओके। और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम एंड आयरन की भी बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ओके। और यही रीज़न है कि ये जो साधारण भिंडी है उससे ये काफ़ी हेल्दी माना जाता है, ओके। इसका करेक्ट आंसर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओकरा या लेडी फिंगर, ओके। आज कलम थोड़ा राइट लेफ्ट चल रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आज टेबल पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा पेन इधर उधर चला जा रहा है, ओके। तीसरा है क्वेश्चन नंबर आपका, CO1148 इज एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ, यानी CO1148 जो है वो किसकी वैरायटी है, तो ओके। तो बेसिकली पहला ऑप्शन है वीट, सेकंड वन इज आपका कॉटन, तीसरा मैज है, चौथा है आपका शुगर कैन। तो CO1148 जो है आपका वो शुगर कैन की वैरायटी है, यानी ये गन्ने की वैरायटी है, ओके। और इसकी अगर देखा जाए खासियत, यानी इस वैरायटी की जो खासियत है, तो ये मॉडरेटरी रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, यानी ये जहाँ पे थोड़ा सा पानी की मात्रा कम भी पाई जाती है वहाँ भी ये प्रॉपर तरीके से उगाया जा सकता है, ओके। और ये ज़्यादातर आपको पूर्वांचल यानी ईस्टर्न यूपी में उगाया जाता है। इसकी खेती जो है ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न पूर्व यानी जिसे हम लोग पूर्वांचल भी बोलते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसकी बहुतायत मात्रा में खेती की जाती है, ओके। ये इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुगर कैन। अगला सवाल है स्टूडेंट, सवाल कह रहा है कि फर्स्ट डॉर्फ राइस वैरायटी, फर्स्ट डॉर्फ राइस वैरायटी डेवलप्ड इन इंडिया वाज। ये बहुत ही फैक्चुअल नेचर का सवाल है बेसिकली, इसको आप सीधे रटना पड़ेगा आपको, इसमें कोई और ऑप्शन आपको है नहीं, ओके। तो पहले डॉर्फ राइस वैरायटी की अगर बात किया जाए तो इंडिया में जो पहली बनाई गई थी तो उसका नाम था जया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। जया जो थी वो भारत की पहली ड्वार्फ यानी बौने राइस की प्रजाति है, यानी बौने चावल या धान की प्रजाति है, ओके। अगला सवाल है आपका स्टूडेंट, पांचवा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पहले एक साइड आपको क्रॉप दे रखा है, दूसरे साइड उसकी वैरायटी पूछ रखा है, ओके। तो मस्टर्ड की अगर बात की जाए तो मस्टर्ड की एक वैरायटी जो है वो वरुणा भी है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। फील्ड पी की अगर बात किया जाए तो मटर के बारे में बात कर रहा है, तो मटर की एक वैरायटी सपना है, ये भी आपका करेक्ट है। लिनसीड यानी जिसे हम लोग हिंदी में तिल बोलते हैं, तिल की एक वैरायटी सूर्या है। और ग्राउंड नट की एक वैरायटी कौशल है। तो ग्राउंड नट यानी जो मूंगफली होती है उसकी जो वैरायटी है कौशल, ये तो करेक्ट है। लेकिन जो लिनसीड है यानी तिल की वैरायटी सूर्या नहीं है। तो आखिर सूर्या किन किन की वैरायटी है, तो सूर्या जो है आपका, सूर्या वैरायटी की अगर बात किया जाए, सूर्या वैरायटी, सूर्या वैरायटी की अगर बात किया जाए तो सूर्या जो है वो पपीते की वैरायटी है, पपाया। इसके अलावा ब्रिंजल यानी बैगन का भी है, ब्रिंजल। ब्रिंजल के अलावा मैंगो की भी एक वैरायटी है, मैंगो। फिर आपका पोटैटो हो गया एक, पोटैटो। एंड फाइनली आपका एक और वैरायटी है आपका टोमेटो। तो बेसिकली ये जो पांच चीज़ें हैं इनकी एक वैरायटी का नाम सूर्या है, ओके। तो बेसिकली ये लिंसिड यानी तिल की वैरायटी नहीं है, इन पांच चीज़ों में से हर एक की एक एक वैरायटी है, ओके। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, यही इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर है, ओके। ऑप्शन नंबर सी, लिंसिड की जो वैरायटी है सूर्या नहीं है। सूर्या किन किन की है, तो पपाया यानी पपीते की है, बैगन की है, आम की है, आलू की है और टमाटर की है, ओके। आई होप इस सवाल का आंसर आप लोग समझ पा रहे होंगे, ओके। अगला सवाल है स्टूडेंट, बायोलॉजिकली पूछ रखा है कि बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल, सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज अ न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी विच हैज़ बिग पॉसिबिलिटी इन कैंसर ट्रीटमेंट। एक्सट्रैक्ट यानी उससे जो निकाला जाता है जिसे हम लोग हिंदी में अर्क बोलते हैं, अर्क।
एक्सट्रैक्ट ऑफ अ प्लांट आर यूज्ड इन दिस टेक्निक, दिस प्लांट इज। यानी सवाल ये पूछना चाह रहा है कि एक ऐसी बायोलॉजिकली सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल है जो कि बहुत ही इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रो कराया गया है और ये कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो कौन सा प्लांट है जिससे ये ऑब्टेन किया गया है, यानी उससे प्राप्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका कैलोट्रोपिस जिगैंटिया। कैलोट्रोपिस जिगैंटिया का हिंदी में अगर बात करें तो इसे मदार बोलते हैं, मदार। ये गांव में नॉर्मली आपको काफ़ी रास्ते के किनारे देखने को मिल जाएगा, जिसे वाइट वाइट फ्लावर आते हैं, इसमें हल्का सा पिंकिश भी होता है। तो बेसिकली ये मदार जो है इसी को कैलोट्रोपिस जिगैंटिया बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन आपको दे रखा है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ओके, तो ये बेसिकली इसी को हम लोग कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास। ओके, तीसरा है आपका राइस यानी चावल की बात कर रहा है। चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है लेमन ग्रास। ओके, तो अगर इसकी इस पर्टिकुलर स्पीसीज की बात किया जाए जिससे ये जो नैनो पार्टिकल्स ऑब्टेन किया गया है, जो जिससे कि कैंसर को ट्रीटमेंट में हेल्प किया जाता है, तो वो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर बी जो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस दिया है, इससे प्राप्त किया जाता है। ओके, जिसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ग्रास ग्रास बोलते हैं इसको, कहीं कहीं गाजर घास भी बोलते हैं, गाजर घास। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन पिपरमिंट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल। यानी ये बेसिकली पेपरमिंट को हम लोग पुदीना भी बोलते हैं, पुदीना, जो कि गर्मियों में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये पुदीना। ओके, तो यहाँ पुदीने की बात कर रहा है, तो पुदीने के जो प्लांट होता है, ये पूछ रहा है सवाल कि उन पूरे प्लांट में से वो कौन सा भाग है जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको ऑयल निकाला जाता है, सबसे ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट होता है। ओके, रूट में, उसकी जड़ में होता है, या उसके स्टेम में होता है, या उसके लीफ में होता है, उसके फ्लावर में होता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका लीफ हो जाएगा। जो पुदीने का लीफ होता है स्टूडेंट, वहां से पिपरमिंट जो ऑयल है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है बेसिकली। ओके, और अगर इस पेपरमिंट ऑयल की बात किया जाए स्टूडेंट, जो पुदीने से प्राप्त किया जाता है, तो उसमें जनरली आप देख पाएंगे कि ये एक तरीके से जिस जिस प्रोसेस के थ्रू इसको ऑब्टेन किया जाता है, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ कि पेपरमिंट ऑयल, इसी का एक और नाम है मेंथॉल ऑयल। पेपरमिंट ऑयल को ही मेंथॉल ऑयल भी कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली जिस प्रोसेस के थ्रू इसको मतलब उस प्लांट से निकाला जाता है उसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, तो ये स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू पुदीने के पत्तियों से ये पेपरमिंट ऑयल को निकाला जाता है। ओके, और अगर पेपरमिंट ऑयल की बात किया जाए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कंपोनेंट होता है वो, उसे हम लोग मेंथॉल बोलते हैं। मेंथॉल जो है वो, मेंथॉल लगभग 40.7% के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड रिचेस्ट कंपोनेंट है उसे हम लोग मेंथोन बोलते हैं, मेंथोन। ये लगभग 23.4% उसमें प्रेजेंट होता है, इसमें पेपरमिंट ऑयल में। ओके, पेपरमिंट ऑयल का अगर पुदीने की बात किया जाए तो पुदीने का जो बॉटनिकल नेम होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका मेंथा, मेंथा एरेनेंसिस, एरेंसिस। ओके, मेंथा एरेंसिस, इसका ये बॉटनिकल नेम हो गया, बॉटनिकल नेम। आई होप इसका इस पर्टिकुलर सवाल का आप लोग को मतलब समझ में आया होगा। ओके, तो जो पेपरमिंट ऑयल होता है उसका जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑयल का पाया जाता है वो लीफ में यानी पत्तियों में पाया जाता है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, लिटमस, लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यानी एक लिटमस पेपर होता है, जो भी बच्चे 10th के मतलब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भाग लिए होंगे, वहाँ पे जब एसिड बेस का जो रिएक्शन मतलब इंडिकेटर होता है उसको दिखाया जाता है, तो बेसिकली जिस पेपर का यूज किया जाता है उसी को लिटमस पेपर बोलते हैं। ओके, लिटमस पेपर।
तो लिटमस पेपर प्राप्त कहाँ से किया जाता है स्टूडेंट? तो लिटमस पेपर बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, या लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, या वायरस से प्राप्त किया जाता है, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो लिटमस पेपर जो प्राप्त किया जाता है यानी ऑब्टेंड किया जाता है बेसिकली स्टूडेंट, वो लाइकेन से ऑब्टेंड किया जाता है। ओके, यानी ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका काम क्या होता है स्टूडेंट? तो ये बेसिकली यूज किया जाता है किसमें? यूज टू टेस्ट materials for acidity and alkalinity। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पेपर होता है इसी के थ्रू हम लोग पता लगा पाते हैं कि कोई भी केमिकल एसिड है या बेस है। ओके, एल्कलाइनिटी का मतलब बेसिसिटी भी होता है, यानी बेस की भी बात करता है। ओके, ये बेस हो गया, और एसिड का मतलब एसिडिटी का मतलब एसिड तो होता ही है। ओके, तो एसिड बेस का जो मतलब प्रॉपर्टीज है यानी कैरेक्टर है जो उसका, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो बेसिकली लिटमस पेपर के यूज के थ्रू किया जाता है। तो ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है? ये लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके, तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर 1 मिनट के लिए हम लाइकेन के बारे में बात करना चाहें स्टूडेंट, तो लाइकेन जो होता है वो बेसिकली होता क्या है? अगर आपके मन में थोड़ा संशय हो या डाउट हो कि ये लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन बेसिकली एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी और फंजाई के बीच में एक रिलेशनशिप पाया जाता है जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, या इसी को हम लोग म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। सिम्बायोटिक या इसी को हम लोग म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो ये एक तरीके का रिलेशनशिप होता है किन किन के बीच? एल्गी और फंजाई के बीच में। उसी को हम लोग लाइकेन भी बोलते हैं। ओके, वही एक प्रॉपर्टीज लाइकेन है। तो एल्गी और फंजाई का काम क्या होता है स्टूडेंट एक दूसरे का? तो एल्गी थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है और फंजाई को भोजन प्रदान करता है। लेकिन फंजाई का क्या काम है? फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी रहने के लिए एक जगह देता है। इसके अलावा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब करके एल्गी को भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो लाइकेन का मतलब बेसिकली यही, एल्गी और फंजाई का एक दूसरे का यही काम है। अगर लाइकेन की बात किया जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट, तो बेसिकली जो लाइकेन होता है ये जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी शोर शराबा और पॉल्यूशन, जो कि शहर की अगर बात किया जाए तो ये शहरी एरिया से काफ़ी दूर पाया जाता है, यानी शहर के एरिया में ये ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लाइकेन जो होता है वो एयर पॉल्यूशन का बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर होता है। लाइकेन की अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, जो लाइकेन है स्टूडेंट, ये शहर से दूर जो ग्रामीण या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के पौधों के छालों पे यानी स्टेम पे या अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, और ये जहाँ पे उगता है इसका मतलब है कि वहाँ की जो सॉयल है वो बहुत ही फर्टाइल है। इस वजह से ये एक तरीके से सॉइल फर्टिलिटी का भी इंडिकेटर होता है। तो बेसिकली लाइकेन है उसके दो काम होते हैं। दो काम क्या होते हैं बेसिकली? मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे उगता है वहाँ पे एयर पॉल्यूशन को भी मेजर करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी को भी मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, आई होप इस सवाल का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, तो लेटमस जो है वो लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है, जो कि एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट? गुग्गल, रोशा ग्रास, जेट्रोपा या जावा ग्रास, इन चारों में से वो कौन सा प्लांट है जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट जेट्रोपा। जेट्रोपा एक प्लांट है बेसिकली जिसकी सीड से जो ऑयल बनता है उसे मतलब केमिकली प्रोसेस कर करके उससे बायोडीजल बनाया जाता है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो आजकल के जो सिनेरियो अगर देखा जाए, यानी इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन बाहर देखने को मिलती है, तो उसको कंट्रोल करने में ये बायोडीजल थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता ही है। ओके, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और इसकी डिमांड आगे चल करके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अगर बायोडीजल प्लांट की बात किया जाए तो बेसिकली वो
जैट्रोपा से ही निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनस प्लांट इज आल्सो अ पेट्रो प्लांट। पेट्रो प्लांट का मतलब वही है कि जिससे बायोडीजल निकाला जाता है। ओके, तो पेशेंट पी की बात कर रहा है, पी की मटर की बात कर रहा है, ग्राम की बात कर रहा है और पोंगम की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका पोंगम हो जाएगा। ओके, पोंगम एक तरीके का पेट्रो प्लांट होता है। पेट्रो प्लांट वो होते हैं या पेट्रो क्रॉप वो होते हैं जिनसे जैव ईंधन या यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा जेट्रोपा। एग्जाम्पल के तौर पे जेट्रोपा की अगर बात करें तो वो भी एक आपका पेट्रो प्लांट था। ओके, जेट्रोपा। अब पेट्रोक्राप की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये आपका पोंगम हो जाएगा। ओके, पोंगम। पोंगम का जो बॉटनिकल नेम है आपका हो जाएगा वो पोंगैमिया, पोंगैमिया पिन्नेटा, पिन्नेटा। ओके, पोंगामिया पिन्नेटा इसका नाम है। इसे हिंदी में करंजा भी बोलते हैं। ये इसी से प्राप्त किया जाता है। पोंगम जो होता है, पोंगम जो इसकी सीड होती है उसी से बायोडीजल बनाया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि पोंगम जो ट्री है उसका जो सीड होता है, सीड से जो ऑयल निकलता है उसी से बायोडीजल बनाया जाता है। ओके, इसी का नाम है पोंगमिया पेन्नेटा, जिसका बॉटनिकल नेम है। तो इसे हम लोग हिंदी में करंजा भी बोलते हैं। तो पोंगम वही प्लांट है जो पेट्रो प्लांट है। तो दो तरीके का प्लांट हम लोगों को अभी तक मिल चुका है जो पेट्रो प्लांट है। ओके, पहला है जेट्रोपा, दूसरा है आपका पोंगम। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, 11वां सवाल कह रहा है कि द प्लांट्स कॉमनली नोन एज पेट्रोक्रॉप्स दे हैव रिच इन। यानी जो पेट्रोक्रॉप्स होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि पोंगम हो गया, जेट्रोपा हो गया, तो पूछ रहा है कि वो उनमें कौन चीज़ की अधिकता होती है, यानी कौन सी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो पहला दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा दे रखा है हाइड्रोकार्बन, तीसरा दे रखा है प्रोटीन एंड चौथा दे रखा है लिपिड। अगर पेट्रो क्रॉप की बात किया जाए स्टूडेंट, पेट्रो क्रॉप, तो पेट्रो क्रॉप बेसिकली उन क्रॉप्स को बोलते हैं जिनसे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन। इसके साथ साथ लिपिड्स में भी, लिपिड्स की भी मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स जो है इसमें, यानी जो पेट्रो क्रॉप होते हैं जहाँ से बायोडीजल निकाला जाता है नेचुरली, उनमें हाइड्रोकार्बन्स और आपका लिपिड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 और 4 जिसमें होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, सवाल नंबर 12 कह रहा है कि द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ कंट्री इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन। यानी इस देश का, यानी भारत का पहला बायोडीजल प्लांट है जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है काकीनाडा। काकीनाडा जो जगह है स्टूडेंट, जो कि कहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश में है, यहीं पे भारत का पहला बायोडीजल प्लांट लगाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। बायोडीजल भर भर के सवाल आया है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो पूछ क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। ओके, पहला ऑप्शन दे रखा है गूगल, दूसरा दे रखा है आपका रोशा ग्रास, तीसरा दे रखा है जेट्रोपा, चौथा दे रखा है जावा ग्रास। अभी हम लोगों ने 2 सवाल पहले ही बात किया कि जो बायोडीजल प्लांट होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपकी जेट्रोपा है तो ये करेक्ट हो जाएगा, या तो पोंगम होगा तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जेट्रोपा दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, वी ऑब्टेन्ड चिलगोजा फ्रॉम द सीड ऑफ स्पीसीज। यानी इन चारों ऑप्शन में पाइन, पाम, साइकस या सीडार, इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा इस प्लांट का स्पीसीज है जिससे चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चिलगोजा के बारे में जान लें कि होता क्या है आखिर ये चिलगोजा। चिलगोजा बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर एक खाद्य पदार्थ होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी CH2O एंड प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके,
तो चिलगोजा स्टूडेंट प्राप्त कहाँ से किया जाता है, यही सवाल आपसे पूछा है। तो चिलगोजा जो है बेसिकली एक प्लांट होता है जिसका नाम है पाइनस जिरार्डियाना। इसका नाम ही है पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस जिरार्डियाना जो प्लांट होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली किस चीज का प्लांट है, तो बेसिकली ये एक पाइन है, पाइन। ये पाइन है और इसी से ये प्राप्त किया जाता है। ओके। और इसमें अगर डायरेक्ट आपसे और स्पेसिफिक होकर सवाल पूछे कि ये पाइनस जिरार्डियाना के किस भाग से पाया जाता है, तो उसके ये सीड से प्राप्त किया जाता है। जो चिलगोजा है वो पाइन या पाइनस के सीड से प्राप्त किया जाता है। ओके। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि चिलगोजा जो है आपका वो पाइन से प्राप्त किया जाता है। ओके। अगला सवाल है स्टूडेंट, द एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन टी ओनली, कॉफी ओनली, टी एंड कॉफी बोथ एंड लेमन वाटर। ओके। तो जो कैफीन है, कैफीन कैफीन जो है वो एक तरीके का एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड। ओके। कैफीन जो है एक तरीके का एल्कलॉइड है और ये कई चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी के अलावा ये चाय में पाया जाता है, चाय के अलावा ये कोकोआ में भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कोला में भी पाया जाता है और सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी आपको कैफीन जो होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ओके। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें कैफीन बहुत अच्छे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके। कुछ तो ऐसा है जो आर्टिफिशियली इसमें डाला जाता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें नेचुरली पाया जाता है। ओके। सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो ये मैन मेड होता है, तो बेसिकली इसमें आर्टिफिशियली डाला जाता है। लेकिन कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, कोकोआ हो गया, इन सब में ये नेचुरली पाया जाता है। ओके। अब कैफीन का काम क्या है, यानी इसका जो फंक्शन होता है स्टूडेंट, फंक्शन की अगर बात करें तो यह एक तरीके का स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट क्या होता है बेसिकली, वो केमिकल की प्रॉपर मतलब किसी केमिकल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी भी ऑर्गन या किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को स्टिमुलेट यानी बढ़ा दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैफीन के केस में, तो कैफीन में जो है वो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के जो काम होते हैं या फंक्शन होते हैं, जब उसकी मतलब कैफीन की जो मात्रा ली है उसको ड्रिंक की जाए, तो इसके काम को ये स्टिमुलेट कर देता है यानी बढ़ा देता है। जो भी ये ब्रेन, मान लीजिए अगर ये आपको थोड़ी सी थकावट लग रही है, तो कैफीन यानी चाय या कॉफ़ी पीने से आपकी थकावट दूर हो जाती है। आपको नींद लग रही है, अगर बहुत थक गए हैं आप, तो अगर कैफीन जो कि चाय और कॉफ़ी पीने से आपकी थकावट या आपकी जो नींद है वो दूर हो जाती है। ओके। तो बेसिकली एक तरीके का ये स्टिमुलेंट का काम करता है और ब्रेन या नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ओके। जिस वजह से जो इंसान है वो लेजीनेस अगर फील कर रहा है, तो कुछ समय के लिए वो मतलब ऑटोमेटिकली इसको पीने के बाद थोड़ा स्फूर्ति यानी उसके अंदर थोड़ी सी मतलब एनर्जी टाइप की आ जाती है। ओके। तो बेसिकली अगर एल्कोहलाइड कैफीन की बात किया जाए कि कहाँ पाया जाता है, तो ये चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन द टी लीव्स। चाय की पत्तियों में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कैफीन। तो ऑप्शन नंबर एक इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैफीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट है जो कि चाय की पत्तियों में पाया जाता है। बाकी फिनाइल एलानिन ये एक तरीके का केमिकल है, वो चाय की पत्तियों में नहीं पाया जाता। ब्रूसीन भी नहीं पाया जाता एंड थियोब्रोमीन ये भी नहीं पाया जाता। ओके। तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, सी वीड्स यानी सी वीड्स जो कि समुद्रों में पाई जाने वाली एल्गी होती हैं, सी एल्गी उसको कहते हैं। ओके। तो सी वीड और एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सवाल कह रहा है कि सी वीड जो होता है, जिसे मैंने आपको बताया कि समुद्रों में जो पाई जाती हैं एल्गियाँ, उनको सी वीड कहा जाता है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि वो किस चीज़ का इंपॉर्टेंट सोर्स होती है, यानी उसमें कौन सी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है सल्फर, सेकंड दे रखा है क्लोरीन, थर्ड वन इज आपका ब्रोमीन और चौथा है आपका आयोडीन। अगर सीवीड की बात किया जाए स्टूडेंट, तो बेसिकली सीवीड जो है वो सी यानी समुद्रों में पाया जाने वाला एक एल्गी है, मैंने आपको बता ही दिया।
तो ये जो सी एल की मतलब सी वाटर होता है बेसिकली साल्ट वाटर होता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये साल्ट वाटर में ग्रो करता है। यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ग्रो इन साल्ट वाटर। सीवीड है जो आपका साल्ट वाटर में ग्रो करता है। ओके। और अगर इसकी बात किया जाए सीवीड की, ये रिचेस्ट सोर्स होता है किस चीज का? रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन। तो जो सीवीड होता है स्टूडेंट, यानी जो समुद्री एल्गियां होती हैं, वो आयोडीन की बहुत ही अच्छी क्या कह लीजिए कि स्रोत होती हैं, यानी सोर्स होती हैं। ओके। तो आयोडीन उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इस सवाल का पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। अगला सवाल ये कह रहा है कि सी वीड्स आर मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, आयोडीन, आर्गन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अभी पिछले ही सवाल में हम लोगों ने बात किया कि सी वीड जो होता है स्टूडेंट, वो आयोडीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, सोर्स होता है। ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, दो लिस्ट दे रखा है आपको, एक में प्रोडक्ट का नाम दे रखा है और दूसरे में सोर्स का नाम दे रखा है, तो मैच कराने को दे रखा है। ओके। तो पहले में प्रोडक्ट की बात करें तो ओपीएम दे रखा है, हींग दे रखा है, रबर एंड क्विनीन दे रखा है। और अगर उसके सोर्स की बात किया जाए तो बार्क दे रखा है, रूट, फ्रूट और स्टेम दे रखा है। ओके। तो ओपीएम की अगर बात करें हम लोग स्टूडेंट की, ओपीएम जो होता है जिसे हम लोग हिंदी में अफीम बोलते हैं, ओपीएम यानी अफीम। अफीम। ओके। अफीम जो है स्टूडेंट, वो बेसिकली पैपेवर सोमनिफेरम, यानी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पैपेवर सोमनिफेरम। पैपेवर सोमनिफेरम नामक एक प्लांट होता है जिसके फ्रूट से इसको ऑब्टेंड किया जाता है, फ्रूट्स। बेसिकली उस फ्रूट्स में जो किसान जो लोग जो भी फार्मर या किसान उसको उगाते हैं, वो उसके फ्रूट में कट लगा देते हैं और उसको जो उसमें एक वाइट मिल्की सबस्टांस निकलता है, यानी दूध की तरह एक वाइट केमिकल निकलता है, जिसे वो कलेक्ट करते हैं और फाइनली उसको अलग तरीके से प्रोसेस कर करके उससे अफीम यानी ओपीएम को निकालते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है? ये बेसिकली आपके फ्रूट से निकलता है, किसके? इस प्लांट के, जिसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। ओके। तो अगर ओपीएम को हम लोग फ्रूट से मैच करा दें, यानी एक का ऑप्शन तीसरे से मैच करा दें, तो ऑटोमेटिक ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो ओपीएम जो है आपका फ्रूट से मैच करा दिया जाए। हींग, हींग की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो हींग जो होता है वो या तो राइजोम से मिलता है या तो उसकी किसी प्लांट के रूट से मिलता है। यानी हींग की अगर बात करें, हींग हींग की बात करें तो हींग या तो रूट से मिलता है या उसी के प्लांट के राइजोम से मिलता है। ओके। तो बी का अगर हम दो से मैच करा दे तो ये आपका मिल गया। रबर की अगर बात करें, रबर जो है स्टूडेंट प्लांट के स्टेम से निकाला जाता है। अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट आपको जाने का मौका मिले, तो या तो आप केरला चले जाएं, तो केरला या नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ये बहुत आयत में देखा जाता है कि प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें चीरा लगा देते हैं और एक टोकरी नुमा वहाँ स्ट्रक्चर रख देते हैं। तो उसी स्टेम से धीरे धीरे रबर एक मिल्की नुमा लिक्विड निकलता रहता है, जो बाद में आगे चल करके कई तरीके के प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, जिससे फाइनली रबर की प्राप्ति होती है। ओके। तो रबर जो है स्टूडेंट वो आपका स्टेम से प्राप्त किया जाता है। और चौथा एक बच रहा है आपका, वो क्विनिन। क्विनिन की अगर बात किया जाए तो ये एक प्लांट होता है जिसे है सिनकोना, प्लांट का नाम ही है सिनकोना प्लांट। इसके जो बार्क यानी जो इसकी छाल होती है, बार्क को ही हम लोग हिंदी में छाल बोलते हैं। ओके। तो ये सिनकोना प्लांट के छाल से निकाला जाता है क्या? क्विनिन। और क्विनिन की अगर बात किया जाए तो ये इससे क्या, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? तो मलेरिया अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उसमें ये दवा के रूप में यूज किया जाता है, यानी उसके ट्रीटमेंट में, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ओके। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एसेफोटिडा, एसेफोटिडा, ओके, जिसे हम लोग हींग भी कहते हैं, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी एसेफोटिडा जो होता है स्टूडेंट, जिसे हम लोग हींग कहते हैं, हींग, एसेफोटिडा जो कि हींग कहा जाता है, ये किससे निकाला जाता है? तो
पहला ऑप्शन दे रखा है आपका एक्सुडेशन फ्रॉम स्टेम, दूसरा दे रखा है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रूट्स, तीसरा दे रखा है आपका एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फ्रूट्स, चौथा दे रखा है आपका एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लीव्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हींग होती है स्टूडेंट, वो स्टेम से या तो राइजोम से प्राप्त किया जाता है, राइजोम से, जो कि मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम, या फ्लैशी रूट से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, ना तो ये फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है, ना तो ये लीफ से, पत्तियों से भी नहीं किया जाता, और ये फ्रूट से भी नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी और डी आपका चला गया। ओके, और रही बात यहाँ पे पहला सवाल पहला ऑप्शन जो दे रखा है एक्सोडेशन फ्रॉम स्टेम, तो ये करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, और एक आपका ऑप्शन नंबर बी में रूट दे रखा है, तो ये भी हो जाएगा। यूपी पीसीएस ने यानी यूपी पीएससी ने पहले अपने जो प्रोविजनल आंसर की निकालता है उसमें ऑप्शन नंबर बी को माना था, लेकिन जब फाइनल इसका आंसर की आया था ये, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों माना गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों माना गया था। ओके, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी। ओके, आई होप इस सवाल को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, द चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी इसके सवाल के कहने का मतलब यह है कि वो मॉस्किटो रिपेलेंट वो होता है जो मच्छर को भगाने में सहायक होता है। रेपेलेंट का मतलब होता है कि भगाने के लिए, और मॉस्किटो मतलब मच्छर होता ही है। तो चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट की बात किया जाए वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है। बैसिल, जिसे कि तुलसी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लेमन, नींबू, तीसरा कह रहा है मार्गो या नीम की बात कर रहा है, चौथा टर्मरिक या हल्दी की बात कर रहा है। तो चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट अगर इसमें देखा जाए इन चारों ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मार्गो या नीम। ओके, मार्गो या नीम से प्राप्त किया जाता है क्या, चीफ आपका वो मॉस्किटो रिपेलेंट। ओके, अगला सवाल है आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि तुलसी प्लांट जो होती है, तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी तुलसी के प्लांट में जो मेडिसिनल वैल्यू होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, यानी इसकी वैल्यू किन किन चीज़ों के प्रेजेंस की वजह से होती है। तो तुलसी अगर प्लांट की बात किया जाए, थोड़ा हम लोग तुलसी प्लांट के बारे में जान लेते हैं। तुलसी प्लांट, ओके, तुलसी प्लांट को ही होली बेसिल भी कहा जाता है, यानी बेसिल भी कहा जाता है। ओके, आप तो बेसिल कह लीजिए या तुलसी कह लीजिए, दोनों की बात एक ही है। ओके, तो जो तुलसी का प्लांट होता है स्टूडेंट, बेसिकली वो एक तरीके का एरोमेटिक प्लांट होता है, एरोमेटिक प्लांट, यानी जिसमें खुशबू आती है। ओके, एरोमेटिक प्लांट। इसके अलावा अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात किया जाए तो ऑसिमम सैंक्टम कहा जाता है। तुलसी के प्लांट को ऑसिमम सैंक्टम कहा जाता है। ओके, यह एक तरीके का एरोमेटिक प्लांट है। अगर इसके लीफ की बात किया जाए, यानी तुलसी का जो प्लांट होता है उसका जो लीफ होता है, लीफ में कई तरीके के फाइटोकेमिकल्स कंपाउंड पाए जाते हैं, यानी इसके लीफ में कई तरीके के फाइटोकेमिकल्स कंपाउंड, फाइटोकेमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। उन कंपाउंड का नाम अगर हम लोग देखना चाहें तो उसमें कई तरीके के होते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीसेप्टिक, या एनर्जेसिक, एनर्जेसिक हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल, या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज कहाँ पे पाई जाती हैं, तो तुलसी की जो पत्तियां होती है उसमें ढेर सारी ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ सेकेंडरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी पाए जाते हैं, मेटाबोलाइट्स। जैसा कि आपका एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो फ्लेवोनॉइड्स होता है, फ्लेवोनॉइड्स, इसके साथ साथ
सैपोनिन्स, ग्लाइकोसाइड, इसके अलावा आपका टर्पिनॉइड, एंड फाइनली आपका इसमें फिनॉल भी देखने को मिलता है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि तुलसी यानी बेसिल का जो पत्ती होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड, तीसरा दे रखा है फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। ओके, ये आपके क्या हो जाएंगे, फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स की अगर बात किया जाए तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, तो बेसिकली आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तुलसी का प्लांट होता है जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू कैरी करता है, वो बेसिकली उसमें उसकी पत्तियों में फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ओके, इनमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीटोसिन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में ये देखा था कि ऑक्सीटोसिन एक तरीके का हार्मोन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैच है बेसिकली। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एस्पार्टेम, जो कि उसके सामने लिखा है सिंथेटिक स्वीटनर है, तो एस्पार्टेम एक तरीके का स्वीटनर है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, नियोप्रीन की अगर बात किया जाए तो ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड रबर होता है। ओके, रबर, ये भी करेक्ट है क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है बेसिकली तो आइसोप्रीन होती है। आइसोप्रीन जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि रबर का जो नेचुरल कंपोनेंट या नेचुरल कंपोनेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो बेसिकली आइसोप्रीन कहते हैं। तो नियोप्रीन जो होता है वो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड रबर होता है। ओके, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है कि रेयान, रेयान की बात कर रहा है, रेयान इज अ मॉडिफाइड स्टार्च, ये आपका गलत है। ओके, क्योंकि रेयान जो है वो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता है, और सवाल पूछ रखा है आपका कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेयान बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, अगर रेयान की बात किया जाए तो इसे ही आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है इसको। आल्सो रेयान जो है आपका आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। यह एक तरीके का सेमी सिंथेटिक फाइबर है। कैसा है, सेमी सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये बेसिकली सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से। यहाँ पे ऑप्शन में क्या मैच करा दिया है, मॉडिफाइड स्टार्च, यही इसी वजह से ये गलत है। अगर यहाँ पे सेलुलोज दे रखता तो ये रेयान वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाइड स्टार्च दे रखा है जो कि इससे मैच नहीं करता, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें रेयान की, तो ये कॉटन और सिल्क के समान होता है, यानी सिमिलर टू कॉटन एंड सिल्क। ओके, और यह एक तरीके का मैन मेड फाइबर है, मैन मेड यानी ये आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है, मैन मेड फाइबर ऑफ नेचुरल ओरिजिन। नेचुरल ओरिजिन का मतलब है किसी प्लांट के वुड से जो पल्प निकाला जाता है उससे ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इस वजह से ये मैन मेड फाइबर हो गया। ओके, तो रेयान बेसिकली जो है एक तरीके का सेलुलोज है, ना कि स्टार्च है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, टप्पा क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। ओके, टप्पा प्लांट जो है वो इन चारों ऑप्शन में से, जैसे एस्क्लीपियाडिएसी, मोरेसी या ग्रामिनी या मालवेसी से, इन चारों में से किस फैमिली, जो कि प्लांट की एक फैमिलीज हैं, इनमें से किस फैमिली के स्पीसीज यानी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। तो ये टप्पा जो क्लॉथ होता है बेसिकली इसे हम लोग बार्क क्लॉथ भी कहते हैं, बार्क, जिसे हम लोग हिंदी में छाल बोलते हैं, छाल, बार्क क्लॉथ भी इसी को कहा जाता है। तो बेसिकली जो ये प्राप्त किया जाता है ये मोरेसी फैमिली से प्राप्त किया जाता है। ओके, जो टप्पा क्लॉथ है वो मोरेसी फैमिली से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, ग्रामीणी की अगर बात किया जाती है, गेहूं चावल जो निकलते हैं ग्रामीणी से निकलते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मालवेसी की अगर बात किया जाए तो मालवेसी जो होते हैं ये साइट्रस फ्रूट होते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। ओके,
तो मोरेसी से क्या प्राप्त किया जाता है? टप्पा क्लॉथ, यानी एक तरीके के बार्क, यानी मोरेसी फैमिली के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके छाल को पीट पीट करके सुखा सुखा करके फाइनली एक तरीके का कपड़ा बनाया जाता है, जिसे टप्पा क्लॉथ बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो कि पैसिफिक आइलैंड होते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशियन में कुछ आइलैंड पाए जाते हैं, मान लीजिए हवाई आइलैंड हो गया, टोगा आइलैंड हो गया, समोआ हो गया, फिजी हो गया, इन सब आइलैंड में इस क्लॉथ का यूज किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इन चारों में से कौन कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है? बीट यानी चुकंदर की अगर बात किया जाए, बीट मतलब चुकंदर, चुकंदर से शुगर प्राप्त किया जाता है, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुगर केन के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर शुगर ऑब्टेन किया जाता है तो वो चुकंदर से ही ऑब्टेन किया जाता है। रसिया में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है शुगर यानी चीनी को निकालने के लिए। ओके, हनी की बात करें तो हनी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है आपका, ये भी करेक्ट है। ओके, कॉटन की बात किया जाए तो कॉटन सेलुलोज से मिलकर बनता है, तो ये भी एक करेक्ट मैचिंग है। मिल्क की बात किया जाए यानी दूध की बात किया जाए तो दूध में एक लैक्टोज नामक शुगर पाया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, यानी एक दो तीन चार चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, क्विनिन, क्विनिन या क्विनाइन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्विनिन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में आ रखा है। हम लोग अभी सिर्फ यूपी पीएससी के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एमपी पीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सब एग्जाम में भी ये सवाल आ रखा है। ओके, क्विनिन या क्विनाइन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो यूज होता है ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ओके, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और ये निकाला कहाँ से जाता है स्टूडेंट? तो एक तरीके का प्लांट होता है जिसका नाम है सिनकोना, उसके बार्क से निकाला जाता है, बार्क ऑफ सिनकोना। ये सिनकोना की पौधों की छालों से निकाला जाता है। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो क्विनाइन है वो बार्क ऑफ सिनकोना से ऑब्टेंड किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए स्टूडेंट तो कुछ और इसकी यूज होते हैं क्विनिन की मलेरिया के ट्रीटमेंट के अलावा। मनुष्यों में यानी ह्यूमंस में आर्थराइटिस होती है, जो कि एक हड्डी की बीमारी है, आर्थराइटिस। उसके अलावा इसमें कुछ प्रायंस, प्रायंस मतलब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के पार्टिकल से बने होते हैं, ऐसे प्रोटीन प्रायंस रिलेटेड डिजीज होते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो बेसिकली आर्थराइटिस हो गया, प्रायन रिलेटेड डिजीज हो गया, मलेरिया में इसका यूज किया जाता है बेसिकली, किसका? क्विनिन का। और ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, द आर्टीथर मेडिसिन, आर्टीथर मेडिसिन विच इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अभी हम लोगों ने देखा क्विनाइन, क्विनाइन, अब यहाँ पे पूछ रहा है आर्टीथर मेडिसिन, यानी क्विनाइन तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया ही जाता है, साथ ही साथ आर्टीथर भी मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये निकाला कहाँ से जाता है, यानी इसको कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है सीडेड प्लांट, सेकंड वन फंगस, तीसरा बैक्टीरिया दे रखा है, चौथा आपका एल्गी दे रखा है। ओके, तो आर्टीथर एक तरीके का प्लांट होता है जिसका नाम है आर्टिमीसिया एनुआ। ओके, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ऑब्टेंड फ्रॉम आर्टिमीसिया एनुआ, ये प्लांट का नाम है, उसी प्लांट के सीड से निकाला जाता है। ओके, उसी प्लांट के, यानी जिसका नाम है आर्टिमीसिया एनुआ, उसी प्लांट के ये सीड से निकाला जाता है। और वहां से ये ऑब्टेन करके इसका उपयोग किया जाता है किसमें? मलेरिया के ट्रीटमेंट में, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि उसके सीड से निकाला जाता है, तो सीडेड जो प्लांट है ऑप्शन नंबर ए है, वही आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टीथर जो है वो आपका सीडेड प्लांट से निकाला जाता है। उस प्लांट का नाम क्या है? तो आर्टिमिसिया एनुआ। अगर हम लोग क्विनिन आर्टीथर के अलावा और देखें कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो कुछ और दवाइयों का नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो कि यूज किया जाता है। ओके, तो एक दवा आपकी हो गई क्लोरो क्लोरोक्वीन। एक और आप जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, एटोवाकीन। ये दोनों भी यूज किए जाते हैं क्योर टू मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में इन दोनों दवाइयों का भी यूज होता है। ओके, बस एक डिफरेंस मैं और आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो क्विनिन है और ये आर्टीथर है, ये नेचुरली ऑब्टेंड किए जाते हैं, यानी किसी प्लांट से ये ऑब्टेंड किए जाते हैं नेचुरली। लेकिन ये जो लास्ट में मैंने दो दवा आपकी बताई, क्लोरोक्वीन एंड एटोवाकीन, ये आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ओके, इस डिफरेंस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला सवाल स्टूडेंट कह रहा है कि द ड्रग ऑब्टेंड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना वाज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये आपको पता ही हो गया। आगे स्टेटमेंट में कह रहा है कि द सिंथेटिक ड्रग विच रिप्लेस द नेचुरल प्रोडक्ट इज। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक दवा का नाम है क्लोरोक्वीन। इसका भी यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, और ये सिंथेटिक होता है। बेसिकली ये आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है इसको। मैंने आपको पहले ही इसको बता रखा है। ओके, तो इसका उपयोग भी आजकल मलेरिया के मतलब ट्रीटमेंट में काफ़ी देखने को मिल रहा है, जो कि क्विनिन और आर्टेथर का ये ज़्यादातर जगह स्पेस ले रहा है। ओके, तो ये सवाल वही पूछ रहा है कि द सिंथेटिक ड्रग विच रिप्लेस नेचुरल प्रोडक्ट इज। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका क्लोरोक्विन, तो ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, सवाल कह रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग, यानी एक ड्रग है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग। ओके, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग जो है वो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। पहला ऑप्शन दे रखा है सुगंधा, दूसरा दे रखा है सर्पगंधा, तीसरा दे रखा है सिनकोना, चौथा दे रखा है आपका एलोवीरा। ओके, तो मैं स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग जो है वो किसी प्लांट से नहीं निकाला जाता। बेसिकली ये एक तरीके से आर्टिफिशियली ड्रग, ये आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है, आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड, न कि ये किसी प्लांट से बनाया जाता है। ओके, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, जो भी सवाल पूछ रखा है, वो सवाल गलत है। बस मैं आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो ड्रग का नाम लिया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि ये बेसिकली एक तरीके का सिंथेटिक ड्रग होता है, सिंथेटिक, ये एक तरीके का सिंथेटिक ड्रग होता है। ओके, इसके अलावा ये किसी प्लांट से ऑब्टेन नहीं किया जाता, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ओके, और ये क्लोरोक्विन की तरह, यानी जो पहले हम लोगों ने आर्टीथर और क्लोरोक्विन जो कि बार्क ऑफ सिंकोना से ऑब्टेन किया जाता है, उसकी तरह यहाँ पे दे रखा है सवाल में, तो वो ऐसा ये नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि नॉट सेम एज क्विनाइन। ओके, और ये इतना आप लोग जानने के अलावा, इसके अलावा एक पॉइंट और आप जान लीजिए कि ये कोरोना के दौरान जो इसका उपयोग किया गया था, ये कोरोना के पेशेंटों पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था। ये बेसिकली इनइफेक्टिव था किसको? कोरोना के पेशेंट पर। ओके, इनइफेक्टिव। और इसके अलावा ये इसके साइड इफेक्ट काफ़ी देखने को मिले थे, साइड इफेक्ट। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग के बारे में कि पहली चीज़ ये है कि इसका उपयोग कोरोना के दौरान किया गया था, लेकिन ये ज़्यादातर इफेक्टिव नहीं हुआ और इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। ओके, इसके अलावा ये क्विनिन के जैसा नहीं होता, यानी ये क्विनिन के जैसा नेचुरली नहीं ऑब्टेन किया जाता। बेसिकली ये एक सिंथेटिक ड्रग है। ओके,
और इसका उपयोग मतलब इसको किसी प्लांट के थ्रू नहीं ऑब्टेंड किया जाता। तो बेसिकली जो भी ऑप्शन में चारों दे रखे हैं, चारों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और ये बेसिकली आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ओके, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर्टिफिशियली। ओके, तो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसका, प्लांट का, तो बेसिकली उसमें 29 सवाल आपको देखने को मिले हैं। और आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग जो भी मैं यहाँ पे सीरीज को स्टार्ट किया हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको देखिए और इसको लाइक कीजिए। ओके, और साथ ही जो भी आपको सजेशन, जैसा कि मुझे पिछले लेक्चर में देखने को मिला कि इसका जो साउंड है वो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, तो साउंड के जो इम्प्रूवमेंट है उसको मैं जल्द से जल्द मतलब क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो जो भी आगे लेक्चर आएंगे आपको प्रॉपर तरीके से, मतलब उसकी जो साउंड होगी वो क्वालिटी काफ़ी क्लियर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा, और ये सीरीज जो है वो आगे कंटिन्यू करने की मैं कोशिश करूँगा। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और यहाँ तक आप लोग बने रहे इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।